1 अप्रैल 2023 न्यू फाइनेंशियल ईयर, और इस न्यू फाइनेंशियल ईयर से टैक्स रूल्स को लेकर काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेट म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स बेनिफिट को हटा दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया है। टैक्स स्लैब्स को भी काफी हद तक कम किया गया है। और आई एम श्योर एज एन इन्वेस्टर काफी सारे चेंजेस को लेकर आप भी थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज होते ही होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन सारे चेंजेस को एक साथ हम एक एक सिंप्लीफाई करें और हम इन्हें डिस्कस करें। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप हमारी चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बाकी 2,10,000 सब्सक्राइबर्स की तरह आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ा सके और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके। सो मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहला चेंज, वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर अब जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी उन्हें टैक्स किया जाएगा। सो अब तक ये होता था कि आप अगर कोई ट्रेडिशनल पॉलिसी खरीदते थे, जैसे एंडोमेंट प्लान या फिर मनी बैक पॉलिसी या फिर होल लाइफ पॉलिसी, सो ज्यादातर केसेस में आपको आपका इंश्योरेंस बेचने वाला एजेंट एक पॉइंट कहता था कि सर आप चाहे एफडी कर लो, चाहे आप कोई और भी इन्वेस्टमेंट कर लो, जब मैच्योरिटी होगी तो उस मैच्योरिटी अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप ये पॉलिसी खरीदते हो तो आपको गारंटी रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस पॉइंट को लेकर काफी इंप्रेस हो जाते थे और ये पॉलिसीज खरीद लेते थे। लेकिन मैं पहले भी कहता आया हूं, आज भी मैं वही कहूंगा कि ये पॉलिसीज उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करती। तो शायद कहीं ना कहीं इस मिस सेलिंग को चेंज करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए इस बार बजट में एक नया रूल लाया गया है कि अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल पॉलिसीज खरीदते हैं और अगर आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है सारी पॉलिसीज का मिलाकर, यानी मान लो अगर आपके पास 3 पॉलिसीज है, तीनों पॉलिसीज का टोटल प्रीमियम भी अगर 5 लाख के ऊपर है सालाना, तो मैच्योरिटी अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। तो ये जो डिफरेंशिएटर था उसको हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो मिस सेलिंग है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यूलिप्स की बात करें तो ये तो हमने ट्रेडिशनल पॉलिसीज की बात की। अगर हम यूलिप्स की बात करें, विच इज अ लिंक्ड मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये ट्रेडिशनल प्लान्स आर नॉट द मार्केट लिंक्ड। यहां पे अभी हम बात कर रहे हैं यूलिप की, तो 2021 के बजट में इन्हें भी टैक्स कर दिया गया था। और ये रूल क्या था कि अगर आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर है तो मैच्योरिटी अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। सो मोटा मोटी अब सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स भरना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट मेजर चेंज। अब हम बात करते हैं सेकेंड चेंज की, एंड दैट इज फिजिकल गोल्ड। अगर आप ईडीआर यानी ई रिसीट गोल्ड में अगर आप कन्वर्ट करवाते हो तो अब तक शायद इन पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था कन्वर्जन पर, अब वो नहीं देना पड़ेगा। अब आप सोचोगे ये ईडीआर क्या है, ई रिसीट गोल्ड क्या है, तो आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दूं कि ई रिसीट इज काइंड ऑफ, ये डीमैट फॉर्म में होता है और ये स्टॉक्स की तरह इन्हें ट्रेड किया जा सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस। तो अब हम बात करते हैं थर्ड चेंज की, दैट इज चेंज इन द इनकम टैक्स स्लैब रेट। न्यू रिजीम के हिसाब से फॉलोइंग आर द इनकम टैक्स स्लैब रेट्स: 0 to 3 lakh nil, 3 to 6 lakh 5%, 6 to 9 lakh 10%, 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakh 20% एंड above 15 lakh 30%। तो ये था तीसरा चेंज कि टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया गया है, कुछ हद तक कम भी किया गया है। अब अगर हम बात करें फोर्थ चेंज की, तो टैक्स रिबेट की लिमिट अमाउंट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपीस तक कर दिया गया है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, अब तक ऐसा होता था कि अगर आप 5 लाख रुपीस तक अर्न करते हो तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता था, आपको टैक्स भी पे करना पड़ता था, लेकिन उस अमाउंट को जो आपने गवर्नमेंट को दिया है एज अ टैक्स, उसे आप रिबेट के फॉर्म में क्लेम कर सकते थे। सो मोटा मोटी आप कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे। लेकिन अब इस लिमिट को 5 लाख रुपीस से बढ़ाकर 7 लाख रुपीस कर दिया गया है, विच मीन्स कि अब अगर कोई इंसान 7 लाख रुपीस तक अर्न करता है तो उसे टैक्स पे करना होगा, लेकिन जो भी टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करेगा उस टैक्स को वो रिबेट के फॉर्म में दोबारा से ले पाएगा। तो इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो साथ ही साथ जब आप रिबेट लेते हो तो अगर
आपको अब तक एटीसी, एटीडी, एटीसीसीडी, एचआरए वगैरह का जो प्रूफ सबमिट करना पड़ता था या आपको जो इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती थी, अब आपको वो इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द चेंज नंबर 5, न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पिछले साल के बजट में गवर्नमेंट ने जो है एक नया टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया था, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। तो इस साल से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया है, विच मीन्स कि अगर आप कोई भी टैक्स रिजीम सिलेक्ट नहीं करते हो तो न्यू टैक्स रिजीम को एज ए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कंसिडर किया जाएगा। और एज ए टैक्स पेयर अगर आप अभी भी चाहो कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ही कंटिन्यू करना है, आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट दिखता है, तो आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम इज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। चेंज नंबर 6, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के अमाउंट की अगर हम बात करें तो उस अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। पहले भी ये 50,000 रुपीज ही था, अभी भी ये 50,000 रुपीज ही रहेगा। लेकिन पिछले साल तक अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हो तो ही आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इस साल से न्यू टैक्स रिजीम में भी 50,000 रुपीज तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, इतने सारे क्लाइंट्स को कंसल्ट करने के बाद जब मैंने उनका टैक्स का कैलकुलेशन किया तो ज्यादातर केसेस में आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज, ज्यादातर केसेस में न्यू टैक्स रिजीम इज मच मोर एफिशिएंट। तो अगर हम बात करें 7th चेंज की, तो ये जो चेंज है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन्स है, जैसे आपके पेरेंट्स, तो अक्सर होता यह है कि उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए जो पैसे मिलते हैं या उन्होंने अगर कोई पैसे सेव किए हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें ये पैसे इन्वेस्ट कहां करने चाहिए। और ज्यादातर केसेस में वो जाकर बैंक में एफडी बना लेते हैं, जहां पर रेट्स काफी कम होते हैं और इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते। और सेकेंड ऑप्शन उनके पास ये होता है कि वो किसी पॉलिसी बेचने वाले एजेंट के चक्कर में आकर कोई ऐसी पॉलिसी खरीद लेते हैं जहां इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि अरे ये तो गलत डिसीजन था। तो यहां पर एक गुड न्यूज ये है, एक चेंज ये किया गया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की लिमिट पहले 15 लाख रुपीस थी, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपीस कर दिया गया है। और आज के डेट में अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। इस स्कीम में 5 इयर्स का लॉक इन होता है, लेकिन अब फायदा देखिए कि 5 साल के लिए अगर कोई पेरेंट या कोई सीनियर सिटीजन पैसे इन्वेस्ट करता है इस स्कीम में, तो 5 साल के लिए उन्हें 8% का रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अभी अगर 8% मिल रहा है तो अगले साल या उसके बाद के साल या उसके बाद के साल ये रेट कम नहीं होगा। ये रेट कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आज के डेट में किसी सीनियर सिटीजन ने अपने पैसे डाल दिए तो उसे 5 इयर्स तक 8% का गारंटीड रिटर्न मिलता रहेगा। यानी अगर रेट्स कम भी हो गए तो उनका जो मंथली पेंशन है या जो उनको मंथली इनकम मिलने वाली है इस स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करके, उस अमाउंट को वो जो अमाउंट है वो कम नहीं होगा। तो आज के डेट में अगर कोई सीनियर सिटीजन 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो उन्हें 20,000 रुपीस तक का मंथली पेंशन मिल सकता है और 5 साल बाद मेच्योरिटी अमाउंट पर जो है ये पैसा 30 लाख रुपीस उन्हें लौटा दिया जाएगा और इस स्कीम को 2 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक और गुड न्यूज ये है, वो है मंथली इनकम स्कीम, जो कि पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम है। पहले अगर सिंगल होल्डर अगर इनमें कोई पैसे इन्वेस्ट करता था तो इसकी लिमिट थी 4.5 लाख। इस सिंगल होल्डर की लिमिट को 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख रुपीस कर दिया गया है। और अगर कोई जॉइंट होल्डर जैसे हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर स्कीम में पैसे डालते थे जॉइंट नेम पर, तो इसकी लिमिट थी 9 लाख और इस 9 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 15 लाख रुपीस कर दिया गया है। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 7.1%। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जहां पर अगर कोई एल्डरली पर्सन अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि MIS में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपका सीनियर सिटीजन होना जरूरी नहीं है, कोई भी इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 8, लीव एनकैशमेंट। अगेन दिस इज अ गुड न्यूज। अगर कोई रिटायरमेंट लेता है तो यूजुअली होता यह था कि जो अक्यूमुलेटेड लीव्स थी उन लीव्स को एनकैश किया जा सकता था रिटायरमेंट के समय पर। तो इस एनकैशमेंट के समय पर अगर ये अमाउंट 3 लाख रुपीस के ऊपर का होता था तो उस अमाउंट को टैक्स किया जाता था।
लेकिन न्यू रूल के हिसाब से इस अमाउंट को 3 लाख रुपीस से बढ़ाकर 25 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो अप टू 25 लाख रुपीस अगर लीव एनकैशमेंट होती है रिटायरमेंट के समय पर, तो उस अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 9, मैंने जानबूझ के ये पॉइंट आखिर में रखा था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपको ये पॉइंट थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। तो फाइनेंस बिल 2023 में एक शॉकर था जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यहां तक कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी जो है इस चेंज को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो ये है कि डेट म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बेनिफिट को हटा दिया गया है। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि पहले क्या होता था और अब क्या होगा। सो अब तक ये होता था कि अगर आप कोई भी डेट म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो और अगर आप उस डेट म्यूचुअल फंड को 3 इयर्स या 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो और उन फंड्स को बेचते हो, तो उस फंड पर होने वाले मुनाफे पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। और इंडेक्सेशन यानी इन्फ्लेशन के साथ आप उसे एडजस्ट कर सकते थे मुनाफे को। और इंडेक्सेशन बेनिफिट के मिलने के बाद आप 20% का फ्लैट टैक्स पे करते थे। अब चाहे आप 30% टैक्स ब्रैकेट में भी हो तो भी आपको 20% का ही टैक्स देना होता था। लेकिन अब यहां पे एक मेजर चेंज ये आया है कि अगर आप अब इन फंड्स को होल्ड करते हो 3 साल से ज्यादा भी, तब भी आपको यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इन फंड्स को बेचने पर जो मुनाफा होगा उस मुनाफे को आपकी इनकम में ऐड करके आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। यानी पहले 20% फ्लैट होता था प्लस इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता था, लेकिन अब जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो मैंने जितना रीडिंग किया, मैंने जितने इंटरव्यूज देखे, तो यह बताया जा रहा है कि एफडी के टैक्स को और डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स को एट पार लाने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर हम एफडी की बात करें तो एफडी में चाहे आप कितने भी साल की एफडी बनवा लो, उस इंटरेस्ट को आपकी इनकम में ऐड करके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाता है। लेकिन अब मुझे मेरे क्लाइंट्स व्हाट्सएप करके ज्यादातर यही पूछ रहे हैं कि क्या भाविन अब हमें डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना छोड़ देना चाहिए? तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जब आप अपने पैसे एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर जो टैक्स बनता है वो अक्रूवल बेसिस पर चार्ज किया जाता है। इससे मेरा क्या मतलब है कि मान लो आपने 5 साल की एफडी बनवा ली, अब पहले साल का इंटरेस्ट मिला, आपने पैसे विड्रॉ नहीं किए, आपने एफडी को तुड़वाया नहीं अब तक, लेकिन जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है आपके हाथ में अभी तक वो इंटरेस्ट आया भी नहीं है, लेकिन वो अक्रू हुआ है, सिर्फ जमा हुआ है, उस इंटरेस्ट को एज अ इनकम कंसिडर करके आपके इनकम में ऐड किया जाएगा और आपको टैक्स देना होगा। यानी चाहे आप पैसे विड्रॉ करो ना करो आपको टैक्स तो भरना ही है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में अभी भी टैक्सेशन विड्रॉल बेसिस पे चार्ज होगा। इससे मेरा क्या मतलब है कि जब तक आप पैसों को विड्रॉ नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी विड्रॉल के समय पे जितना भी अमाउंट आपका गेन बनता होगा तभी आपको टैक्स देना होगा। तो ये हो गई पहली बात। दूसरा एक मेजर पॉइंट जो मैं कंसिडर करता हूं वो ये है कि डेट म्यूचुअल फंड्स ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी लिक्विड फंड में डाल दो या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन या लो ड्यूरेशन फंड में अगर अपने पैसे पार्क करते हो तो उसमें कई प्रकार के बॉन्ड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन एफडी डाइवर्सिफाइड नहीं होती है। ऑल्दो अगर आप अच्छी बैंक में एफडी बनाते हो तो एफडी सिक्योर्ड होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई आपका पैसा लेके भाग जाएगा, लेकिन यहां पर डेट फंड में एफडी के कंपैरिजन में आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस होते ही है। तो अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या हमें डेट म्यूचुअल फंड्स को त्याग देना चाहिए और हमें उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और एफडी ही करनी चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करें तो डेट म्यूचुअल फंड आज भी थोड़े बेटर ही है कंपेयर टू दी एफडी। अगेन देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादातर केसेस में एटलीस्ट हम हमारे क्लाइंट्स के पैसे डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं जब उनके गोल्स शॉर्ट टर्म होते हैं, क्योंकि ऐसे में आप अपना पैसा इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपके गोल्स शॉर्ट टर्म है, मान लो किसी के बहन की शादी है और वो उस गोल के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है जो विद इन 3 इयर्स है, या किसी को अपने घर की डाउन पेमेंट इकट्ठा करनी है जो विद इन 3 इयर्स है, तो वो तो वैसे भी 3 इयर्स के पहले ही विड्रॉ करने वाले थे। तो जब अभी भी इंडेक्सेशन बेनिफिट निकालने के पहले से ही अगर आप 3 साल के पहले निकालते हो डेट फंड में से पैसे, तो वैसे भी आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही गेन पर टैक्स भरना होता था, तो वो तो अभी भी सेम ही है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हमें डेट फंड्स को बिल्कुल भी
स्टॉप कर देना चाहिए इन्वेस्ट करना, तो ये गलत होगा। सो आई एम होपिंग कि ये 9 रूल्स आप दोबारा एक बार चाहिए तो देख लीजिए, तो आपका कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हो गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हो। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हो कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, जैसे लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, जैसे घर के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है, घर खरीदना चाहिए तो कितने का खरीदना चाहिए, ईएमआई कितनी होनी चाहिए, क्या हम हमारी पहली कार अफोर्ड कर सकते हैं, कितने की कार हमें बजट में बिठानी चाहिए, हमारी सैलरी में से हमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि हम हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, आपकी इनकम रुक जाएगी। तो इन गोल्स को अगर आप समझना चाहते हो कि आप कैसे अचीव कर सकते हो, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ा पाएंगे और आप सिली मिस्टेक्स, जो इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स है, उन्हें अवॉइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय इस वीडियो पर इन्वेस्ट करने के लिए।